Welcome friends for this Nani Palikiwala Wednesday Law Clubs series. Today we will see some cases of apex court on acquittal from 376. दोस्तों ये 376 है ना, सेंसिटिव है बहुत। सही में जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको इसमें न्याय मिलता है अगर प्रॉपर एविडेंस है तो। और कभी कभी ये 376 मिसयूज भी इतने में ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखा है। यही टाइटल है क्या किताब का, एक्विटल फ्रॉम 376। इसमें हमने 21 केसेस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें एक्विटल दिया हुआ है। काफी पिच किताबें, मोर देन 40 बुक्स आई हैव। इफ यू गो ऑन अमेजॉन जयप्रकाश सोमानी बुक्स ऐसा डालेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे हमारे सब बुक्स। तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। जो चाहिए वो बुक स्क्रॉल कर सकते हैं। अमेजॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, नोशन प्रेस पे है, इंटरनेशनल स्टोर पे भी है, अमेजॉन यूके है, अमेजॉन यूएसए है, काफी जगह पे वो बुक्स अवेलेबल है। ई वर्जन भी यानी कि किंडल पे वगैरह पढ़ना चाहते तो ऐसे भी मिलता है। बहुत अच्छे फैसिलिटीज पब्लिशर ने उसके लिए दी हुई है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव। 376 है क्या? तो चलो मैं पहले 376 आपको बता रहा हूं। मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है और उसमें आपको दिख रहा है ये इंडियन पिनल कोड जो है इसका ये सेक्शन 375 टू सेक्शन 376D ए सेक्सुअल ऑफेंस के ऊपर। इंडियन पिनल कोड के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो है, वो आराम से देख सकते हो। उसमें सभी सेक्शन का एक समरी वगैरह ऐसा टाइप दिया हुआ है वीडियो यूट्यूब पे। तो पूरा सब मोर देन 500 सेक्शंस आर देयर, तो चैप्टर कितने, सेक्शन कितने, सब दिया है। आज हमारा विषय 376 का है। तो 375 ये रेप की डेफिनेशन है। यहाँ पे रेप किसको कहते हैं, क्या है, अभी ये जजमेंट में काफी जगह पे आएगा, इसलिए हम यहाँ पे खुल के नहीं देखेंगे, खाली सेक्शन का इंडेक्स देखना है। सेक्शन 376 में इसका पनिशमेंट दिया है। जनरल रेप का जो पनिशमेंट है ये नॉट लेस देन 10 ईयर्स है। मोर देन 10 ईयर्स, कभी कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है। डेथ पेनल्टी इसमें मोस्टली नहीं होती है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी हो सकती है। सेक्शन 376A में है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन persistent vegetative state of victim, and 376AB में है punishment for rape of woman under 12 years of age. Under 12 year of age में ग्रेवेस्ट पनिशमेंट है, यानी कि मिनिमम 20 साल का है। अबाउट 20 years इसमें पनिशमेंट होता है। 376B में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। इसमें पनिशमेंट उतना हेवी नहीं है, 3 साल का, 2 साल, 3 साल का पनिशमेंट है। कभी कभी 7 साल के आगे भी दिया जाता है, लेकिन बहुत रेयर केस में पनिशमेंट होता है। 376C सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि किसी भी ऑफिस में ऑफिसर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके हाथ के नीचे कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके साथ रिलेशन रखते हैं और इंटरकोर्स करते हैं, तो वो अगर रेप है तो फिर उसमें पनिशमेंट है, लेकिन ज्यादा नहीं है इसमें पनिशमेंट, यानी कि अराउंड 7 years लाइक दैट। ये खोल के हम देख सकते हैं, 2 मिनट में मैं खोल के भी बता सकता हूं, लेकिन हमारा मेन पर्पस है जजमेंट देखने का, सो वी विल फोकस ऑन दैट। मैं खाली आपको एक 376C है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी हो गया। 376D गैंग रेप है,
इसमें सेवियर पनिशमेंट होता है। 376 DA punishment for gang rape of woman under 16 years of age. 376 DB punishment for gang rape of woman under 12 years of age. 376 E punishment for repeated offense, and 377 of unnatural offenses. तो ये जनरली रेप के ऑफेंस है, ये वुमन विक्टिम है ऐसा पकड़ के ही ये सब लॉ लिखा गया है। हर जगह पे वुमन ऐसा विक्टिम के ऊपर वर्डिंग दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी अननेचुरल सेक्स जेंट्स के साथ भी हो सकता है जबरदस्ती। तो वो जेंट्स के साथ जो अननेचुरल सेक्स है वो ऊपर के किसी इसमें रेप में कवर नहीं होगा, लेकिन ये 377 में कवर होगा अननेचुरल ऑफेंसेस में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। आज जो हम दो केसेस लेने वाले हैं, ये दोनों केसेस मेरे किताब में से ही मैंने लिए हैं। एक्चुअली मेरे किताब का श्रेय मुझे नहीं जाता है, मेरी किताब का श्रेय पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज को जाता है, और मेरी किताबें सुप्रीम कोर्ट के जज को ही डिवोटेड रहती है, क्योंकि उनके जजमेंट के ऊपर ही हम वो लिखते हैं। तो ओरिजिनल राइटर वही है, उसमें से कुछ सार निकाल के वगैरह एक लॉ प्रैक्टिस के लोगों के लिए इजी जाए, सब इकट्ठा मिले, ये इसका उद्देश्य रहता है। तो चलो दोस्तों, आज हमारा पहला केस है, हम देखते हैं ये केस। प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2019। रिलेवेंट सेक्शन जो इसमें है 375 आईपीसी का और सीआरपीसी का 482। क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट के पास पावर अलग है, हाईकोर्ट हैव दैट पावर। हाईकोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन के लिए काफी केसेस फाइल होते रहते हैं। हाईकोर्ट काफी बार क्वेश्चन भी करता है, काफी बार नहीं भी करता है। इस केस में क्या है, एफआईआर क्वेश्चन किया नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में, हमारे कोर्ट में मैटर आया। और ऑनरेबल जजेस का जो कोरम है वो है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ एंड इंदिरा बैनर्जी। अभी ये दोनों जज आज सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट में है। इसका नंबर ऑफ पेजेस टोटल 10 है, एक साइटेशंस वगैरह है। मैं अभी एक काम करता हूं, यहां से आगे मैं क्या करता हूं कि पिछला भी और अगला भी, पिछला हमारा इंसॉल्वेंसी लॉ के ऊपर था, वो भी वीडियो, और वो जो 2 जजमेंट मैंने लिए, वो 2 जजमेंट हमारे नानी पालिके वाला वेनेसडे लॉ क्लब का जो नंबर 1 ग्रुप है, जो इसका अथोराइज ग्रुप है, वो ग्रुप पे ही डालूंगा खाली मैं, ताकि आपको वो जजमेंट भी मिले और उसका वीडियो भी मिले। तो ये भी वीडियो मैं 1-2-3 दिन में वीडियो और ये दोनों जजमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये जजमेंट डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा जजमेंट ही मैंने यहाँ पे दिया है जो बता रहा हूँ। केस नोट है क्रिमिनल प्रॉमिस टू मैरी, क्रैशिंग ऑफ एफआईआर सेक्शन 376, 417, 504 and 5062 of Indian Penal Code and section 31UW and 327 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocity Act 1989। कभी मैं ये एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जरूर यूट्यूब पे डालूंगा जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं रेगुलर भाषा में, रजिस्टर्ड अगेंस्ट अपेलेंट फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर, जो ऊपर मैंने सेक्शन पढ़े वही यहाँ पे रिपीट है। अपेलेंट मूड हाई कोर्ट टू क्वैश द एफआईआर। हाई कोर्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अपेलेंट फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, हेंस प्रेजेंट अपील वेदर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिसाइड किया गया है अपेक्स कोर्ट से, वेदर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी कॉन्स्टिट्यूट फॉल्स प्रॉमिस एंड इम्प्यून एफआईआर लायबल टू बी क्वैश्ड। और इसका जो डिसीजन है वो डिसीजन तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये डिसीजन के ऊपर जो एक रेशो डिसेंडी निकला है वो आपको पढ़ के बता। इसको एक रेटियो डिसेंडी भी प्रोनाउंसिएशन है और रेशो डिसेंडी ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेटियो डिसेंडी है,
लेकिन सब लोग रेशो करते हैं, फिर हम भी रेशो करते हैं, लेकिन अगर डिक्शनरी मीनिंग देता है तो रेटियो डिसेंडी ऐसा प्रोनाउंस करता है। A breach of promise to marry cannot be said to be a false promise. To establish a false promise, the maker of the promise should have had no intention of uphold his word at the time of giving it. तो यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट दिया गया है कि फॉल्स प्रॉमिस किया हुआ है मैरिज के लिए, ये फॉल्स तभी सिद्ध होता है कि जब वो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस करते समय ही बैड इंटेंशन है कि ये आगे प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन उस समय अगर इंटेंशन अच्छा है लेकिन बाद में प्रसंग के अनुसार एज पर दी सिचुएशन अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो दैट इज नॉट फॉल्स प्रॉमिस। ऐसा तो ये इसमें ये ये केस से निकलता है। ब्रीफ फैक्ट जो है वो केस नोट में हमने काफी डिस्कस किए हैं। अभी इसका जो डिसीजन दिया है एपेक्स कोर्ट ने ये पढ़ते हैं और बाद में पूरा जजमेंट हम आराम से थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में हमको 2 जजमेंट देखना है। और रेगुलर प्रैक्टिस में हम कभी कभी खाली जज का डिसीजन ही देखते हैं, उसके पैराग्राफ निकालते हैं, रेगुलर हम कोर्ट में सबमिट भी करते हैं, हमारा काम भी हो जाता है, लेकिन डिटेल जजमेंट पढ़ने का मौका नहीं आता है। इसलिए हमारा ये सेशन है कि कंपलसरी हफ्ते में 1 बार तो भी हम और आप दोनों साथ में बैठ के वो पूरा जजमेंट देखने की कोशिश करें। ये केस नोट का पार्ट है। while allowing the अपील अलाउड कर दिया है अपेक्स कोर्ट ने। अलाउ करते समय वो बोलते हैं where the promise to marry was false and the intention of the maker at the time of making the promise itself was not to abide by it but to deceive the woman to convince her to engage in sexual relations, there was a misconception of fact that vitiated the woman's consent. On the other hand, a breach of promise could not be said to be a false promise. The established false promise, the maker of the promise should have had no intention of upholding his word at the time of giving it. इस 16वें पैराग्राफ में जजमेंट का ये पार्ट दिया हुआ है, नीचे हम देखेंगे। Second, the allegation in the FIR did not on their face indicate that the promise by the appellant was false or that the complainant engaged in sexual relations on the basis of this promise. There was no allegation in the FIR that when the appellant promised to marry the complainant, it was done in bad faith. FIR में ऐसा उल्लेख नहीं है कि जब मुझे विक्टिम बोलती है कि जब मुझे इसने प्रॉमिस दिया तब वो प्रॉमिस बैड दिया था, ऐसा उल्लेख नहीं है, यानी कि बैड इंटेंशन से दिया है ऐसा उल्लेख नहीं है। Was not done in bad faith or with the intention to deceive her. The appellant's failure to fulfill his promise made could not be construed to mean the promise itself was false. The allegation in the FIR indicate that complainant was aware that there existed obstacles to marrying the appellant and that she and the appellant continued to engage in sexual relations. यानी कि जब मैरी वो कर नहीं सकता उसके साथ, उसके बाद भी appellant continued, appellant बोले तो जो जेंट्स आया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, appellant continued to engage in sexual relations along after their getting married had become a disputed matter. Even after the complainant travel, even after, उसके बाद भी कंप्लेनेंट बोले तो विक्टिम जिसके ऊपर रेप हुआ है ऐसा उसका आरोप है, the complainant traveled to visit and reside with the appellant at his posting and allowed him to spend his weekends at her residence. The allegation in FIR be the case that she was deceived by the appellant's promise to marry. Therefore, even if the facts set out in the complainant's statement were accepted in totality,
no offense under section 375 of the code had occurred. 375 ये रेप का डेफिनेशन है और 376 और सब सेक्शन जो भी हमने उसके दिखे सब में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने क्लियर कट बता दिया है कि देयरफॉर इवन इफ द फैक्ट सेट आउट द कंप्लेनेंट स्टेटमेंट वेर एक्सेप्टेड, अगर हम कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट एक्सेप्ट भी करते हैं इन टोटलिटी, तो नो ऑफेंस अंडर द सेक्शन 375 ऑफ द कोड हैड ऑकर्ड, क्योंकि विथ कंसेंट किया हुआ इंटरकोर्स ये रेप में नहीं माना जाता है। रेप के डेफिनेशंस है, रेप का ये है वहां पे कौन से सिचुएशन में रेप माना जाता है, हम थोड़ी देर के बाद जजमेंट में वो देखेंगे, अंदर है और वो काफी चीजें अंदर रहती है। जजमेंट कैसा लिखा जाता है ये भी देखने का एक बहुत अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट में वकील लोगों को कितना बुद्धि लगाना पड़ता है वो भी देखने जैसा है। ये केस और इसके आगे के केस में भी बहुत देखने जैसा है कि ट्रायल कोर्ट के एक एक विटनेस का भी डिटेक्शन हमको यहाँ पे करना पड़ता है। सुप्रीम विटनेस का भी डिटेक्शन करना पड़ता है, तब जाके कुछ लूपहोल्स अगर मिल जाता है ना तो फिर केस फेवर में आ जाता है अपने क्लाइंट के। यहाँ पे क्लाइंट करेक्ट है रॉन्ग है, उसने ऑफेंस किया है नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं है। वो पॉइंट तो जज ने डिसाइड करना है। जब हमारे पास केस आता है तो हमको ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते आता है कि ये गुनहगार है, इसका केस नहीं लेना चाहिए। लॉ हमको बोलता है, एडवोकेट एक्ट, कि यू हैव टू एक्सेप्ट ईच एंड एवरी केस whether he is offender or not. Court will decide it. You have to put all the evidences, proper documentation, proper presentation आप कोर्ट के सामने करो, कोर्ट डिसीजन लेगा, आप उसके बारे में फिक्र मत करो। इसलिए हर केस वकील को लेना चाहिए, कोई भी हमारा कोई प्रीजुडाइज माइंड रखना नहीं है उसके ऊपर। थर्ड पैरा जो है वो एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर उनका जो जजमेंट है वो दिया हुआ है। इसमें जो एट्रोसिटी एक्ट भी उसने लगाया है कि जो वुमन है वो वुमन एससी कास्ट की रिलेटेड है, तो वो भी उसने लगाया है। तो जज बोलता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस अंडर SC/ST एक्ट विदाउट एंटरिंग इनटू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द व्हाट्सएप मैसेजेस sent by the appellant and the word alleged to have been spoken, it is apparent that none of offenses were made out. The messages were not in public view. No assault occurred, nor was the appellant in such a position as to dominate the will of the complainant. Therefore, even if the allegations set out by the complainant were respect to the WhatsApp messages and word uttered were accepted on their face, no offense was made out under SC/ST Act. The allegations on the face of the FIR did not hence establish the commission of the offenses alleged. Without entering into a detailed analysis of the content of the WhatsApp messages sent by the appellant and the words alleged to have been spoken, it is apparent that none of the offenses were made out. The messages were not in public view. No assault occurred, nor was appellant in such a position so as to dominate the will of the complainant. Therefore, even if the allegations set out by the complainant were respect to the WhatsApp messages and words uttered are accepted on their face, no offense is made out under SC/ST Act. The allegations on the face of the FIR do not hence establish the commission of the offenses alleged. कुछ जगह पे repetition होता है, but I have to read the repetition. For the above reason, we allow the appeal and set aside the impugned judgment and the order of the High Court dated 7 February 2019 and the FIR dated 17th May 2016 is quashed. Recently, मेरा भी एक केस में EB DY चंद्रचूड़ साहब ने ही एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया जो हाईकोर्ट ने क्वेश नहीं किया था, और यूएस का मेरा क्लाइंट है और उसकी एक्स वाइफ के
बहुत तकलीफ एक्स वाइफ से होती थी, वो तकलीफ से वो उसको पूरा छुटकारा मिल गया। तो वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके शायद ग्रुप पे शेयर किया होगा या मैं नहीं किया होगा, तो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे जजमेंट है वो, जिसमें मैंने आर्गू किया है वो केस में। चलो, तो ये जो है ये तो मैंने अभी बताया आपको। अभी हम ओरिजिनल जजमेंट देखते हैं। ये मेरे किताब में का कुछ पेजेस है। ये मेरे किताब में 21 जजमेंट की ऐसी समरी दी हुई है, रेशियो डिसेंडी, ये वो सब 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 दिया है। ये तो इसका वर्ड फाइल है। ओरिजिनल बुक बहुत अच्छा प्रिंटेड है, बहुत अच्छे साइज में है, आप अमेजोन से देख सकते हैं। और नियर अबाउट एक आध दो किताब छोड़ते हैं तो बाकी सब किताबों की कीमत 300 के नीचे ही है। खाली AOR है, ऐसे कुछ किताबें जो बड़ी है, या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का है, उसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हो सकता है, और बाकी सब किताबों का प्राइस 300 से नीचे है। तो अभी हमको ये जजमेंट डिटेल में देखना है। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये जजमेंट ये मैं शेयर करूंगा आपके वो ऑथोराइज, एक ही ग्रुप पे ऑथोराइज, वो ग्रुप पे ही करूंगा मैं वो शेयर। वो ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं आप, तो वो ग्रुप का हर मेरे मैसेज में वो ग्रुप का लिंक रहता है, वो ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मेरा वीडियो भी शेयर हो जाएगा, जजमेंट भी शेयर हो जाएगा, और हर हफ्ते में अलग अलग लॉ रहेगा। अभी पिछला इंसॉल्वेंसी लिया, आज हम क्रिमिनल लॉ ले रहे हैं। अगले इसमें मैं सोच रहा हूं कि इसका कस्टम एक्ट का लूं या फेमा का लूं। लेकिन हर आते रहिए, आपसे रिलेटेड हो ना हो, आते रहिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है। और बहुत अलग अलग विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कामकाज करना पड़ता है, इसलिए सबका नॉलेज हमारे सुप्रीम कोर्ट के हर लॉयर को रखना ही पड़ता है। चलो दोस्तों, ये देखिए, ये पूरा जजमेंट है, ये साइटेशन है, ये इक्विवेलेंट साइटेशन है। ये डिसाइडेड ऑन 21/8/2019। अपीलेंट प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, केस नोट पढ़ा है, ये हेल्ड पढ़ा है, रेशियो डिसेंडी पढ़ा है। रेशियो डिसेंडी एक बार वापस पढ़ते हैं। A breach of promise to marry cannot be said to a false promise. To establish a false promise, the maker of the promise should have had no intention of upholding his word at the time of giving it. लेकिन ये सब जजमेंट देते समय जज ने क्या क्या सोचा है, ये अब देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब क्या बोलते हैं, ये उन्होंने शुरुआत में लीव ग्रांटेड, ये शुरू में हाई कोर्ट में कैसा आया, हाई कोर्ट से कैसा आया, ये दिया है। अभी द एलिगेशन इन FIR आर समराइज्ड अस। देखो जज को भी कितना काम करना पड़ रहा है। FIR के जो एलिगेशन है उसका समराइज यहाँ पे किया हुआ है, क्या क्या FIR में एलिगेशंस थे, तो वो यहाँ पे दिया है सब। हमको 2 जजमेंट कवर करना है, इसलिए हम वो डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे अभी। You are bad for society if shoes in kept on head. If shoe is kept on head, then head would get dirty. Reservation did not add any intelligence. You have not government service with ease वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ एलिगेशन FIR में है, जिसके कारण एट्रोसिटी एक्ट का कलम उसने लगाया है, पुलिस ने लगाया है। ये FIR का एलिगेशन है। ये चौथे पॉइंट में अपीलेट अप्लाइड टू एंटीसिपेटरी बेल, और उसका एंटीसिपेटरी बेल ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, और हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल एंड एड इंटरियम एंटीसिपेटरी बेल मिल गया था उसको। पूरा एंटीसिपेटरी मिला नहीं था, टेम्पररी मिला था। बाद में ये FIR क्रैश हो गया, तो फिर खत्म ही हो गया, मैटर ही खत्म हो गया। इन क्रिमिनल एप्लीकेशन अपेलेंट हाईकोर्ट वगैरह हुआ, हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ और हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये केस के ऊपर हाईकोर्ट का डिसीजन ऐसा था
Though the relationship was with the consent, it appears that there was a promise to marry, and statement shows that later on, giving reason to cast off the complainant, promise was not kept. In view of this prima facie situation, we are not inclined to intervene in the extraordinary judicial. We made it clear that our observations are only for the purposes of refusing to entertain the grievance in extraordinary jurisdiction, and we have not recorded any findings either way or contentions. ये जो 482 का सीआरपीसी का जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट को, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, वो पर्टिकुलर जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अगर वो जुरिडिक्शन यूज करना है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 यूज करना पड़ेगा, दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट कैन यूज इट। लेकिन हाई कोर्ट के पास 482 का पावर अलग है कि कोई भी गलत केस किधर भी फाइल हो जाता है तो वो केस चलता है, फिर हाई कोर्ट तक आएगा तो फिर वो लंबा चलेगा, हैरेसमेंट होगा। तो अगर गलत केस एफआईआर हुआ है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में सेक्शन 482 का क्वेश्चन का डायरेक्ट पिटीशन डाल सकते हैं, और हाई कोर्ट को वो पावर है, वो कैसा क्वेश करते हैं उसका एक रूल्स भी दिया है। क्वेश्चन ऑफ FIR और क्वेश्चन ऑफ द पेटी क्रिमिनल एप्लीकेशंस अंडर द सेक्शन 482, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है वो भी देख लीजिए, उसमें मैंने और डिटेल पे दिया है। जो एडवोकेट ने यहाँ पे प्लीड किया है वो एडवोकेट का नाम भी दिया, ये मेरे फ्रेंड है सुशील करंजकर, लर्नेड काउंसिल ऑफ for the appellant, contends that in refusing to quash the FIR, the High Court failed to distinguish rape and consensual sex. It is submitted that the allegation on the face of FIR indicate that physical relationship between appellant and complainant existed for a period of 6 years with her consent, as एविडेंस बाय मल्टीपल पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन वगैरह वगैरह सब दिया, रिस्पोंडेंट के लॉयर का भी दिया है उल्लेख वगैरह, ऐसा रहते ही सबका सब पूरा। और कुछ केस लॉज भी इसमें दिए हैं, इंदर मोहन गोस्वामी एंड स्टेट ऑफ उत्तरांचल, इस उसका भी उल्लेख दिया है। इनहरेंट पावर जो है सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसका यहाँ पे एक पैरा दिया है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का भी यहाँ पे उल्लेख है, ये लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट के AOR के एग्जामिनेशन का। यहाँ पे और एक केस लॉज दिया है, दुरुवरम मुरलीधरन सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे 375 रेप का डेफिनेशन दिया है, कुछ पार्ट यहाँ पे दिया नहीं है, खाली शॉर्ट में दिया है। अंडर सर्कमस्टेंसेस पहले, सेकंडली विदाउट हर कंसेंट। मेनली क्या देखना है कि विदाउट हर कंसेंट अगर है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो रेप माना जाता है। और एक्सप्लेनेशन है कंसेंट मींस एन unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act, provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of the fact be regarded as consenting to the sexual activity. ऐसा पूरा अलग अलग केस लॉज वगैरह देख के दिया है। एट्रोसिटी का जो एक्ट है सेक्शन 3(1)W, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया है 3(1)W। ये इसमें का कुछ पार्ट जो रिलेवेंट है वो जैसा आपने यहाँ पे दिया है। इंटेंशनली टचेस अ वुमन बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब knowing that she belongs to scheduled caste or a scheduled tribe when such act of touching is of the sexual nature and is without the recipient consent। तो कंसेंट यहाँ पे मेन मैटर ये है।
अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख यहाँ पे किया गया है। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी यहाँ पे उल्लेख है। एल्ला श्रीनिवासा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का भी यहाँ पे उल्लेख है। कितने केस लॉज रेफर किए गए हैं? उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक हाईलाइट दिखता है, इन ऑर्डर टू कम विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म misconception of the fact must have the immediate relevance. Section 90 of Indian Penal Code cannot be called into aid in such situation. बहुत डिटेक्शन करना पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता है तब। यहाँ पे एक जजमेंट खत्म हो गया। कुछ कुछ बड़े जजमेंट के ऊपर हम एक आधा प्रोग्राम है ना, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था उसके जजमेंट के ऊपर भी लेंगे। केशवानंद भारती, ऐसे कुछ कुछ जजमेंट है, बहुत एक मोर देन 1000 पेजेस की जजमेंट है। 1000 पेजेस देखना भी ऐसा स्क्रोलिंग बोले तो बहुत देर लगेगा, लेकिन वी विल टेक, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। केशवानंद भारती में तो मेरे गुरु और जिनका नाम हमने यहाँ पे दिया है, नानी पालकी वाला, इन्होंने ही बहुत अच्छे आर्गुमेंट किए हुए हैं, बहुत अच्छे आर्गुमेंट। चलो अभी हम दूसरे केस की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, जस्ट होल्ड ऑन। यस, योगेश, डायरेक्ट जजमेंट ही देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, इसमें रेप के साथ साथ मर्डर भी है। नीचे के कोर्ट में ही रेप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन मर्डर सिद्ध होकर उनको पनिशमेंट हुआ है। हाई कोर्ट में भी पनिशमेंट कायम किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको एक्विटल दिया है। क्यों एक्विटल दिया है, कौन से ग्राउंड पे दिया है, ये देखने जैसे केस में है। और इसमें शरद सारडा का केस वगैरह भी मेंशन किया हुआ है। तो ये रिसेंट जजमेंट है, ये डिसाइडेड ऑन 6/4/2021, appellant Yogesh and others versus State of Haryana, UU Lalit and Indira Banerjee। केस नोट लिखते हैं, क्रिमिनल एक्विटल, लैक ऑफ एविडेंस, सेक्शन 34, 120B, 216, 364A and 376 of Indian Penal Code 1860. FIR was registered against accused persons in respect of the offences punishable under section 302, 364A, 376, 216, read with section 120B of the code. On the strength of the material on record, trial court found that charge under section 302, 102B 34 of the code was proved against the certain accused persons, while charged under section 364A and 376 of code were not proven against them। 302 का और 120B का और 34 का चार्ज सिद्ध होता है, लेकिन रेप का चार्ज सिद्ध नहीं होता है। तो रेप का चार्ज वहां पे सिद्ध नहीं हुआ, बट 302 का चार्ज सिद्ध हुआ। तो कन्विक्टेड एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया ट्रायल कोर्ट ने। कन्विक्टेड एक्यूज्ड प्रेफर्ड अपील बिफोर द हाई कोर्ट चैलेंजिंग देयर कन्विक्शन एंड सेंटेंस। हाई कोर्ट रिजेक्टेड अपील प्रेफर्ड बाय द कन्विक्टेड एक्यूज्ड। Hence present appeal whether prosecution proved its case beyond reasonable doubt। ये मेन पॉइंट है।
फैक्ट्स ऑफ केस भी मैं उस वही रिपीट है, तो हम सीधा हेल्ड व्हाइल अलाउिंग द अपील, अपील अलाउ करते समय क्या डिसीजन दिया है वो देखते हैं, और फिर बाद में जजमेंट में कितने कौन से पॉइंट देखे हैं, कैसे देखे वो देखते हैं. The evidence on record discloses that out of three witnesses who were stated to the eyewitnesses, 2 witnesses turned hostile and did not support the case of the prosecution. Both these witnesses were close relation of the victim, and there is nothing on record to indicate that they were either put under any pressure or that there was any element of suspicion. Both these witnesses were categorical that the persons who kidnapped the victim were not before the court in the capacity as accused. एक छोटी लड़की को किडनैप किया गया है, और किडनैप करने के बाद आगे जजमेंट में फैक्ट दिया है, मैं जो बोल रहा हूँ, किडनैप करने के बाद उसको 2-3 दिन के बाद वो मृत अवस्था में मिली है, और फिर ये केस चला है. उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, इसकी इंजरी क्या क्या हुई है, सब नीचे जजमेंट में दिया है, हम देखेंगे. दिस कोर्ट वेयर thus left with the testimony of the informant and the father of the victim. यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने दिया है, विक्टिम के फादर ने दिया, उसको ही इंफॉर्मेंट बोलेंगे. जहां पे एफआईआर लिखते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन विक्टिम के फादर ने दिया. The reporting made by the witness based on which the crime was registered neither shows that he was an eyewitness to the occurrence, nor does it disclose that the identity of the accused who had kidnapped the victim was in any way known as the stage when the occurrence took place. The statement given by the witness in his cross-examination further discloses that he was sitting inside the house when the incident had occurred, and that the shouts of the children and other passerby had attracted his attention, whereafter the witness came out of the house. In these circumstances, it was extremely difficult to accept informant to be an eyewitness to the occurrence. The observation made by the High Court while placing reliance on his version were totally incorrect. Thus, all 3 witnesses who were claimed to be the eyewitnesses to the occurrence, and on those testimonies reliance was placed by the prosecution, were of no help. Third paragraph. There were, of course, circumstances like recovery of clothing apparels as well as the tiffin box, etc., belonging to the victim. However, such recoveries by themselves, in the absence of any other material evidence on record pointing towards the guilt of the accused, could not be termed sufficient to hold that the case was proven beyond the reasonable doubt. Not only those circumstances were not conclusive in nature, but they also did not form a congent and consistent chain. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. वो जो घटनाक्रम रहता है, घटना की जो चेन है, कड़ी रहती जो है ना सीक्वेंस की क्रिमिनल लॉ में, वो सीक्वेंस की कड़ी का किधर भी एक कड़ी ऐसी लूज हो जाती है, किधर भी वो कड़ी अगर जुड़ती नहीं है तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, और फिर एक्यूज जो है वो छूट जाता है. और यहाँ पे ऐसा ही हुआ है. इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला है कि दे ऑल्सो डिड नॉट फॉर्म अ कॉन्जेंट एंड consistent chain so as to exclude every other hypothesis
accept the guilt of the appellant. The case of the prosecution had not been proven beyond reasonable doubt and the appellant were entitled to the benefit of doubt. और फिर appellant सब छूट गया यहाँ से। तो देखिए अभी जजमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली ये है। फिर जो the crime was registered pursuant to the reporting exhibit P10. ये जो one मनोज कुमार later examined as a PW10 in trial, the reporting was क्या, और उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है यहाँ पे दिया है, FIR का स्टार्ट के रिपोर्ट का दिया है। फिर बाद में देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया और रिपोर्ट में क्या है, ये ट्रायल कोर्ट के एग्जिबिट P6 में है और इनका एग्जामिनेशन PW4 है। ओके, प्रोसिक्यूशन विटनेस है। द बॉडी वाज रिसीव नेक्ड, स्कैप, हेयर ब्लैक, हेयर के स्टाइल वगैरह ऐसा पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समरी यहाँ पे दिया है। इंजुरीज कौन सी आइए ये भी यहाँ पे दिया है। द कॉज ऑफ डेथ जो है ये ओपिनियन दिया है, यहाँ पे डॉक्टर का ओपिनियन है। कॉज ऑफ डेथ इज मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन कपल्ड विद द स्मूथरिंग व्हिच वाज एंटेमोर्टम इन नेचर एंड होमिसाइडल इन मैनर। However, viscera was preserved for chemical analysis. Injuries over the vegetalia were indicative of forceful penetration of vagina during between the death and postmortem was about 2 days. डेथ और पोस्टमार्टम के बीच में गैप 2 दिन का है। और फिर एग्जामिनेशन होने के बाद क्या हुआ, आगे कैसा है, फिर ये एग्जामिनेशन इन चीफ में जो इंफॉर्मेंट है फादर उसका चीफ एग्जामिनेशन में उन्होंने प्रोसिक्यूशन लॉयर को क्या क्या बताया है वो यहाँ पे दिया है शॉर्ट में, समरी में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, इसका मतलब हमको पिटीशन में खाली हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट का ये ऐसा नहीं। हमको कभी कभी अगर हमको जब स्टडी करते समय ऐसा लगता है कि विटनेसेस के भी कुछ पैराज वगैरह हमने डालना चाहिए, तो सब हमको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेने पड़ता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर वो सब जोड़ने पड़ते हैं और फिर आर्गुमेंट करते समय उसको हमको प्रॉपरली आर्गू करना पड़ता है। और ये डिटेल आफ्टर नोटिस आर्गुमेंट में ये डिटेल में हम कर सकते हैं। पहला एक एडमिशन का आर्गुमेंट होता है, वहां पे खाली पॉइंट बताओ, वो पॉइंट में अगर एडमिट हो जाता है केस तो फिर आफ्टर नोटिस आर्गुमेंट में आप आराम से आर्गू अच्छा कर सकता है। He also stated in the cross examination में उन्होंने क्या बताया ये यहाँ पे दिया है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में 6 एग्जामिनेशन में क्या फर्क है वो भी एनालिसिस लॉयर को करना पड़ता है। और फिर बाद में बाकी कुछ विटनेसेस के वगैरह दिए हैं। 20 विटनेसेस लगभग इसमें इन्वेस्टिगेट किए गए हैं। कितना काम करना पड़ता है ना प्रोसिक्यूशन लॉयर को। दिखते समय लंबे से दिखता है सरकारी वकील है, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन सरकारी वकील को भी बहुत मेहनत किया होगा ये लॉयर ने, इसलिए तो वो कन्विक्ट हुआ है वहां पे ट्रायल कोर्ट में कन्विक्ट हुआ है। लेकिन चेन जो है प्रॉपरली सीक्वेंस जो चेन है वो चेन कहाँ तो भी मिस हो गया, तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे मिल गया लोगों को। ये 17 पैरा 18 पैरा जजमेंट का 19 पैरा, इसमें कौन से जजमेंट दिया है देखो। ये शरद सारडा का जो जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में। 1984 में हम कहाँ थे, 81 में 10वीं में थे, 83 12 या 5 में थे उस समय। बहुत पेपर आउट होता था महाराष्ट्र में, केस महाराष्ट्र का पूना का केस था। लेकिन शरद सारडा को सुप्रीम कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया था और यहाँ से एक्विटल हो गया। उसका ज्यादा लंबा जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस में है AOR के एग्जामिनेशन के, मेरे किताब में है ये केस। ज्यादा लंबा ये नहीं है जजमेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और वहाँ पे उसके कुछ
उल्लेख यहाँ पे दिया है हमारे यहाँ के जो अपेलेंट के लॉयर ने। सर्टेन साइलेंट फीचर ऑफ द इंस्टेंट केस। साइलेंट फीचर ऑफ इंस्टेंट केस क्या दिखता है जज साहब को देखता है। दो द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोजेस दैट द विक्टिम वाज सेक्सुअली असल्टेड, the FSL report on the record does not establish any connection of the accused with the sexual assault on the deceased victim. B, the dead body of the victim found laying in an open field. The record is again not clear as to when the present appellant were arrested and how and in what manner their disclosure statement led to be the recovery of the dead body. तो यहाँ पे ये जजमेंट खत्म हो गया। 8 पेज का था ये। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, आप जुड़ जाते हैं। थोड़े कम लोग रहो, ज्यादा लोग रहो, एक भी रहेगा ना एक आधे प्रोग्राम को तो भी हम ये लेते रहेंगे, क्योंकि ये आगे चल के हम वीडियो YouTube पे डालेंगे तो लोग देखते ही देखते हैं। फिर एक एक वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता हजार भी व्यूज हो जाता है। और हम 8-10 साल 10 साल 15 साल जो भी काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आने वाले, भगवान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, तब तक ज्यादा कुछ अच्छा करके जाने की इच्छा है। बहुत सारी किताबें भी लिखने की इच्छा है, 40 के आगे पब्लिश भी हुई है। हर टाइप का मैटर हैंडल करने की इच्छा है। ईश्वर के दया से हर टाइप का मैटर आता भी है। ईश्वर की दया से भारत के हर राज्य का, हर कोने का मैटर भी आता है। ये भी बताने के लिए बहुत खुशी होती है। केरला का, तमिलनाडु का ये है। लैंड रेवेन्यू मैटर में तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंड रेवेन्यू कोड है। मैं उसके ऊपर यूट्यूब की वीडियो छोटे छोटे बनाने वाला हूँ। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, वेस्ट बंगाल लैंड रेवेन्यू कोड, आसाम स्टेट लैंड रेवेन्यू कोड, काफी सिमिलरिटी रहती है लेकिन वो अलग अलग कोड रहता है, इसके ऊपर है। तो अगला जो प्रोग्राम रहेगा हमारा दोस्तों, ये प्रोग्राम हम लेंगे कस्टम एक्ट के ऊपर। तो कस्टम एक्ट के ऊपर एक मेरा वीडियो है, वो जरूर देख के आप आइए यूट्यूब पे ऊपर। और मैं मोस्टली मॉर्निंग में डालता हूँ ये मैसेज, बहुत 2-4 दिन पहले नहीं डालता, तो मॉर्निंग में डालता हूँ और इवनिंग में प्रोग्राम होता है। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक का टाइम रहता है आपके पास कि वो कानून का एक आधा वीडियो मेरा देखने का, या जो भी है, या कोई उस पर्टिकुलर सेक्शन अगर मैंने दिया है। जनरली कस्टम एक्ट के सेक्शन 11 में ऑफेंसेस दिए गए हैं कि ये आपने नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो फिर क्या होता है, ये सेक्शन 100 में दिया हुआ है कस्टम एक्ट के। तो कस्टम एक्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले जब बॉम्बे हाई कोर्ट में और सेस्ट एक्ट में, सेंट्रल एक्साइज कस्टम एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, वो एग्जिम रिलेटेड मैटर, कस्टम एक्साइज रिलेटेड मैटर के चलता है। वहाँ का मैं लाइफ मेंबर, बार मेंबर हूँ, तो वो हम हैंडल करते थे। सुप्रीम कोर्ट में उसके बहुत अपीलेट मैटर यहाँ पे हैंडल करने के लिए मिलता है। तो कस्टम एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्ट है, कभी सिविल, कभी क्रिमिनल, कभी सर्विस मैटर, कभी अलग अलग ऐसे लेते रहेंगे। दो 3 जजमेंट लेते रहेंगे, और वो जजमेंट और वो वीडियो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे वो पर्टिकुलर ग्रुप के, ताकि वो आप जजमेंट आपके पास सेव करके रख सकते हैं। वीडियो भी आपको डाउनलोड करके रखना है तो डाउनलोड करके यूट्यूब से रख सकते हैं। मोस्टली मैं कोई वीडियो डिलीट करने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर कोई वीडियो इरिलेवेंट हो जाता है, वो लॉ अगर रिपील हो जाता है, कोई इरिलेवेंट वीडियो हो जाता है, तो उतना खाली हम उसको यूट्यूब से रिमूव करेंगे, अदरवाइज ना। तो आप सब यहाँ पे आए, सबने बहुत अच्छा सुना, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और अगला प्रोग्राम मैं बुधवार को ही लूंगा। कल बुधवार का थोड़ा कोई बिजी शेड्यूल था, इसलिए आज मैंने थर्सडे को लिया, लेकिन अगला प्रोग्राम बुधवार को लूंगा। और अगला प्रोग्राम मेरा 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे से ज्यादा रहेगा। 1 घंटा अपना ये प्रोग्राम और आधा घंटा मैं, मेरे कोई फ्रेंड दोस्त हैं जो हाईकोर्ट के जज हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं, वो ऐसे कुछ एक आधे जज को मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा और उनके साथ थोड़ा सा उनका बचपन कैसा गया, उनका जूनियरशिप उन्होंने कैसा किया, फिर उन्होंने जज होने के बाद का उनका पीरियड कैसा गया, और अभी वो सीनियर लॉयर बोल के हमारे साथ, हमारे कलीग्स साथ काम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। क्योंकि हाईकोर्ट जज हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जज होने के बाद भारत की
सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होने के बाद इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसे एक परंपरा है, एक रूल है, लॉ है। और सेशन कोर्ट जो है, सेशन जज वगैरह जो रहते हैं, वो रिटायर होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर होने के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए जब हम कभी हाई कोर्ट में लेक्चर्स के लिए वगैरह जाते हैं, तब हमको काफी जज मिल जाते हैं कि जो वहां पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए लॉयर हाई कोर्ट में, लेकिन वो सेशन कोर्ट के। मैं लाने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस का। एक जज है जो सेशन कोर्ट के जज है, और उन्होंने, वो अभी औरंगाबाद हाई कोर्ट, मैं बिहार के औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच है एक औरंगाबाद में, तो वो वहां पे वो अभी प्रैक्टिस करते हैं। मैं बीच में औरंगाबाद हाई कोर्ट गया था, तब मुझे वो मिले थे। एंड व्हेन ही वाज टेलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केस, तो इतने इतने मोटिवेट होते थे। ऐसा, उनका एज अभी 70 के आगे है, 65 के आगे है, बट ही इज सो इंथुजियास्टिक बोलते समय। फिर मैं बोला नहीं यार, ये नानी पालकी वाला में इनको हमको लाना चाहिए और इनका टेस्ट आपको देना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अगले बुधवार को हम किसी को आपको मिलवाएंगे और कस्टम एक्ट के ऊपर 2 या 3 केसेस जो भी पॉसिबल है वो हम देखेंगे, और पूरे जजमेंट पूरा देखेंगे, ताकि उसमें रेफर क्या होता है। देखिए, मैं सबको बताता हूं, बार बार बताता हूं, आज भी बताता हूं कि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके जो बेसिक लॉज है, इसका रिवीजन साल में एक बार करना चाहिए। जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है और लिमिटेशन एक्ट। ये बेसिक लॉज है हमारे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह आप कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करते तो पढ़ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में करते हैं तो इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो रूल्स रहते हैं उसका थोड़ा करना है। इस साल में एक बार इसका पारायण कर लेते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस के ऊपर माइंडसेट तैयार होता है, और फिर जजमेंट पढ़ने में मजा आता है। और फिर एक आधा आमरस का जो खाना रहता है, या हमारे महाराष्ट्र में पूरन पोड़ी मिलती है, पूरन पोड़ी का खाना रहता है, भूख लगती है, तब कितना आनंद मिलता है कि चलो अभी मम्मी हमको पूरन पोड़ी देने वाली है, मजा करेंगे। उतना ही आनंद आपको जजमेंट पढ़ने के पहले लगेगा, जब आपको जजमेंट की आदत लगेगी। और जब आपको जजमेंट पढ़ने की आदत लगेगी ना दोस्तों, तब समझना आप में एक अच्छा लॉयर अभी क्या कर रहा है, आकार ले रहा है। जब तक आप जजमेंट को अवॉइड करेंगे ना दोस्तों, तो अच्छी चीज नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जजमेंट की आपको लाइकिंग डेवलप हो, इसलिए तो हमने ये शो खास आपके लिए शुरू किया है। तो आपके जो भी रिव्यू है वो है यूट्यूब पे आने के बाद उसमें जरूर डालिए, अच्छे अच्छे रिव्यू हम पब्लिश भी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलेंगे अगले बुधवार को वापस नानी पालकी वाला विनर्स डे लॉ क्लब के इस लाइव ऑल इंडिया लेवल के शो में दोस्तों। थैंक यू।